नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम मखारिज में शफ़ातान पढ़ेंगे। हमने अल-हल्क़ कर लिया है। हमने देखा 3 मखरज थे इसके और 6 हरूफ यहाँ से निकलते थे। अल-लिसान किया, 10 इसके निकलने की जगह थी और 10 मखारिज थे और 12 यहाँ से हरूफ की अदायगी होती थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शफ़ातान। शफ़ातान एंड 2 लिप्स, 2 इनके निकलने की जगह और यहाँ से 4 हरूफ की अदायगी होती है, फ़, ब, मीम और वाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं शफ़ातान को। शफ़ातान 2 होंठ होते हैं, 2 लिप्स। अरबी में होंठों को 2 होंठों को शफ़ातान कहते हैं। अच्छा, यहाँ से जो एक मखरज है इससे ब, मीम और वाव निकलते हैं और वाव यहाँ पे वावलीन और मुतहरिक दोनों शामिल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बा को। बा होंठों की तरी से निकलती है, यानी कि होंठों के जो गीला हिस्सा होता है ना, वहाँ से निकलती है और इसलिए इसको बहरी कहते हैं। बहर कहते हैं ना समंदर को। तो इसलिए बा जो है वो होंठों की तरी से निकलती है, नम हिस्से से निकलती है, गीले हिस्से से निकलती है, तो इसलिए इसको बहरी कहते हैं। दूसरा मखरज देखते हैं, दूसरा है मीम। मीम होंठों की खुश्की से निकलता है, खुश्क हिस्से से मीम। अब बोल के देखिए मीम। बा बोले बा, ब बा में गीले हिस्से, दो गीले होंठों का गीला हिस्सा आपस में मिलेगा और जब मीम पढ़ेंगे, मीम कहेंगे तो होंठों का जो खुश्क हिस्सा है वो आपस में मिलेगा। इसलिए इसे बरी कहते हैं। बरी कहते हैं ना, खुश्की को कहते हैं, तो मीम को हम बरी कहते हैं। वाव दोनों होंठों के गोल ना तमाम मिलने से अदा होती है। वाव, वाव दोनों होंठों के गोल गोल कर लेते हैं होंठों को और वो पूरी तरह दोनों होंठ आपस में मिलते नहीं है, बस होंठों को गोल करते हैं। उससे वाव की अदायगी होती है। वाव, वाव। वाव में कोई चीज़ ना ज़ुबान कहीं मिल रही है, ना टकरा रही है, ना होंठ कहीं मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस होंठों को हमने गोल किया है और हमने कहा वाव। ठीक हो गया। अशफ़तान मखरज 1 ब मीम वाव, वाव साकिना एंड वाव मुतहरिका exits by circling the lips and protruding them forward. Meme exits by closing the lips together. This is accompanied by nasal sound from the khayshum. जो मीम की अदायगी होती है वो खैशूम से accompanied होती है। बा exits by closing the lips together. ये आप यहाँ पे देख लेते हैं, डायग्राम में देख रही है ब निकल रही है, ब देखें ब, ब गीला हिस्सा होंठों का आपस में मिल रहा है। ब यहाँ पे जब मेरा कर्सर देख रहे हैं, होंठों का गीला हिस्सा आपस में मिल रहा है। ब मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है। ब मीम देख रहे हैं, मीम का ये यहाँ से नेजल कैविटी खशूम से आवाज आ रही है। मीम अब देखिए आपकी आवाज जो है ना यहाँ से फ्लोट करती हुई आ रही है नेजल कैविटी से, खशूम से। मीम, मीम। इस ख़शियुम के बगैर मीम की अदायगी हो नहीं सकती। ठीक है, मीम है तो करैक्टरिस्टिक्स इसकी सिफ़त है, बट ये कि उसकी मखरज का हिस्सा है, ख़शियुम से आवाज़ निकलना। और इसी तरीके से अब वाव देखें, वाव गैर मदिया जो होती है, ये वाव कुछ भी नहीं मिल रहा, ना दाँत आपस में मिल रहे हैं, ना होंठ आपस में मिल रहे हैं, बस होंठों को गोल किया हुआ, ये वाली पोज़ीशन बनाई हुई है होंठों की गोल करके और इस तरह से हम निकालते हैं। और जब वाव निकाले हो तो ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है उसको हमने ऊपर उठाना है। विथ प्रोट्रूडिंग ऑफ द लिप्स फॉरवर्ड एंड रेजिंग ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग अपवर्ड्स। डीपेस्ट पार्ट जो टंग है उसको अपवर्ड रेज करना है। तो इस तरीके से ही हमारा ये वाव की अदायगी हो जाती है। होंठों को नहीं मिलाना, दांतों को कहीं टकराना है। वाह नहीं कहना, वाव कुछ भी नहीं मिल रहा, वाव। अब हमारे पास शफ़ातान के एक और मखरज 2 आ जाता है जिससे फ़ की अदायगी होती है। नीचे वाले होंठ का शिकम, तरी वाला हिस्सा यानी कि और सनाया उलिया का किनारा। सनाया उलिया जो है हमारे ऊपर वाले जो 2 दाँत हैं, वो नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से को
टच होते हैं। फा, देखें फा, फा निकलता है। Inner lower lip with the edges of the upper incisors and is the exit point for the letter fa. डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये फा की अदायगी हो रही है, ठीक है। ये ऊपर वाले दांत आप देख रहे हैं, ये दांत जो है वो नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से को टच हो रहे हैं। फा, ये दांत है और ये नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से को टच हो रहे हैं। फा। और ये जो लेटर्स हैं इन चारों को मखरिज के एतबार से हरूफ शफविया कहते हैं। शफातान से निकलते हैं ना होंठों से, तो इनको हरूफ शफविया कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया अल हल्क, पढ़ लिया अल लिसान, पढ़ लिया शफातान, पढ़ ली। अब आगे अल जौफ। अल जौफ क्या है? द एम्प्टी स्पेस इन द थ्रोट एंड माउथ, मुंह का खाली हिस्सा। मुंह के खाली हिस्से से क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, जहाँ पे हम कुछ कहीं से कुछ भी ना टकराए, मुंह का खाली हिस्सा है। अलिफ वाओ या मद्दिया निकलते हैं, हरूफ मद्दात हैं ये। जब को लंबा करना होता है ना, आ ऊ ई, अब देखें कहाँ से कुछ भी नहीं निकला, मुंह के बस खाली हिस्से से आ की आवाज आ रही है, ऊ ई। जॉफ से ये निकलते हैं। ठीक हो गया। अब हम जॉफ पढ़ने जा रहे हैं। जॉफ है दहन, मुंह के अंदर का खाली हिस्सा। इससे हरूफ मद्दा अलिफ वाओ या निकलते हैं। इनको मखरज के एतबार से जूफिया हवाइया मदिया कहते हैं। और ये तो बस मुंह के खाली हिस्से से हम उसको लंबा ही कर सकते हैं, और कोई एग्जिट पॉइंट कुछ ऐसा नहीं है। अब आखिर में हमारे पास आ जाते हैं अलखैशियम, द नेजल कैविटी। एक इसका मखरज है, नेजल कैविटी एक ही है। यहाँ से हमारे पास दो निकलते हैं, नून और मीम। इन दोनों की आवाज़ जो है वो नेजल कैविटी से होती भी बाहर आती है। तो हम देखते हैं अलखैशियम को। अलखैशियम होता है नाक की जड़ का अंदरूनी हिस्सा। इससे नून और मीम का गुन्ना निकलता है। नून, मीम, आवाज़ फ्लोट करती भी आती है। Makhrij of Guna, Meme, and Noon. The nasal cavity, it is the opening between the top of the nose and the throat, of the nose and the throat, and may be expressed as the inner nose or the opening that leads into the mouth from the top of the nose. It is the exit place for the Gunna and it is Makhrij Muqaddar. ठीक हो गया। ये गुन्ना का एग्जिट पॉइंट है। मैं डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। मीम की अदायगी हो रही है, मीम। ये देखिए आवाज, मीम, मीम, मीम। आवाज आपको नेजल कैविटी से निकलती हुई खुद महसूस होगी। नून, नून, ठीक है। नून, हम बगैर उसके आवाज निकाल ही नहीं सकते। नून, आवाज ये आपको नेजल कैविटी से फ्लोट होती भी बाहर आती है। ठीक है। मीम में लिप्स आपके बंद है, ठीक है। ये शफातान में आ जाते हैं, होंठों का इस्तेमाल होता है। नून में आप देखिए ऑरेंज हिस्सा जो है वो जुबान का है। जुबान आपकी ये ऊपर वाले ये दांतों के अंदर वाले हिस्से को टकरा रही है, ठीक है। ये नून, नून देखिए जुबान आपकी कहाँ लगती है, इधर लगती है ना। तो ये नून में, लेकिन आवाज साथ में जो नेजल कैविटी से खशूम से निकल कर बाहर आती है। The guna is the permanent characteristics that does not have an opposite, and it is permanent characteristics of the letters noon and meme, which cannot be articulated without being accompanied by it. This is the reason that it has been mentioned in the topic of makhrij, as it does not separate from those two letters. ये उसके इसलिए मखरिज में उनको बयान कर दिया गया है, क्योंकि इस है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये मखरिज से अलहदा नहीं इसको कर सकते। उसको मखरिज का पार्ट है। नाक से जब तक आवाज़ नहीं निकलेगी, आप जितने मर्जी होंठ आपस में मिला लें, आपका मीम नहीं निकलेगा। जैसे नून, आप जितनी मर्जी आवाज़ ऊपर रख लें, अपर पैलेट पे रख लें, लेकिन वो आपकी जब तक नहीं रखेगी, आपका मीम नहीं निकलेगा। जब तक हशीम से आवाज़ नहीं आएगी, आपका मीम नहीं निकलेगा। However, the amount of nasal sound that accompanies noon and meme varies according to the state of the letters are in, whether they have a haraka or sukoon or shadda. ये डिपेंड करता है। हरका होगी तो नून और मीम के जो अमाउंट होगी जो नेजल साउंड की, वो डिफरेंट होगी। सुकून की हालत में जो नेजल साउंड होगी उसकी अमाउंट डिफरेंट होगी। शद्दा की सूरत में डिफरेंट होगी। ये जब हम सिफात पढ़ेंगे और आगे इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से वेरी करती है।
بس اس کے بعد یہ ایک فائنل اب سامنے ہم نے سارے مخرج پڑھ لی ہیں، یہ فائنل ایک چارٹ ہے آپ کے سامنے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ سارے ہمارے مخرج ہیں، اور اس کے بعد یہ مخارج کے اعتبار سے حروف کے القاب 10 ہیں: حلقیہ، لحاتیہ، شجریہ، حافیہ، طرفیہ، ذلکیہ، اور پھر نطیہ، لثویہ، اصلیہ، شفویہ، جوفیہ، ہوائیہ، مدیہ۔ یہ ہمارے 10 جو ہیں وہ مخارج کے اعتبار سے حروف کے القاب ہیں، اور بس آخر میں یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی معلوم کرنے کا طریقہ، جس طرح جس حرف کی صحیح ادا معلوم کرنی ہو تو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگا کر ادا کرتے ہیں۔ اگر حرف کے مقررہ مخرج میں آواز ختم ہو تو حرف صحیح ادا ہوگا، ورنہ غلط ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ادائیگی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ب، ب کا مخرج آپ نے دیکھنا ہے، اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگا دیں گے، حمزہ کے اوپر زبر، حمزہ مفتوحہ لگا کے اس کو ساکن کر دیں گے اس حرف کو جس کی ادائیگی ہمیں معلوم کرنی ہے۔ الف زبر ب، اب ب، ب، اب دیکھیں جہاں پہ آواز بند ہو گئی آ کے وہاں وہ اس کا مخرج ہے، اب ب، دیکھیں وہ ہمارے ہونٹوں کا گیلا حصہ اس کا مخرج ہے، اب ب، ت، ت، زبان ات، ت، جہاں پہ آ کے آپ کی آواز بند ہو گئی وہ اس کا مخرج ہے، ت، ات، ت، آپ کی جو زبان ہے، زبان کی نوک ہے، وہ اوپر والے جو ہمارے پاس اپر انسائزرز ہیں، ثنایا علیہ ہیں، ان کے اندر والے حصے پہ لگ رہی ہے، جڑ پہ لگ رہی ہے ان کی، ات، نون، ان، اپر پیلٹ پہ لگ رہی ہے، الف زبر نون، ان، دیکھیں کہاں سے، خشوم سے بھی آ رہی ہے، اور زبان کی جو ٹپ ہے وہ کہاں لگ رہی ہے، اوپر پیلٹ پہ لگ رہی ہے، س، دس، دس، س، دیکھیے ہم جس کا مخرج معلوم کرنا ہے اسے پہلے آپ جو ہر حمزہ لگائیں اس کو مفتوح کریں اور اس کے حرف کو ساکن کر دیں، اور پھر اس کی ادائیگی کریں تو جہاں پہ آواز آ کے آپ کی رک جاتی ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اب اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور ان کے حروف کی مخارج سارے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں ان کی صفات کے ساتھ آئیں گے۔